उम्मीद थी कि गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को कुछ ही मदद देगा, परचेजिंग पावर बढ़ाएगा ताकि सर्कुलेशन बढ़े, लोगों की खरीदने की क्षमता हो, ऐसा कोई नज़र नहीं आया। बल्कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें बल्कि डिक्रीज गया। खासतौर पर जैसे आपका किसान की जो है इनपुट कॉस्ट लागत बढ़ा दी गई जबरदस्ती, जैसे फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम कर दी, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। किसान योजना थी उसमें बजट की एलोकेशन कम की है। और एग्रीकल्चर अलाइड में कोई मतलब इन्फ्लेशन है उसकी भी उतनी बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप अलग अलग सेक्टरों में मैं बताऊं आपको जो इनकी है, जैसे सोशल वेलफेयर है उसमें 10% की डिक्रीज है, रूरल डेवलपमेंट में 10% की डिक्रीज है पिछले साल के मुकाबले में, और फर्टिलाइजर की तो आपने बताई दी मैंने 40% डिक्रीज है सब्सिडी में। जैसे पिछली बार 1,33,987 करोड़ की थी, अब के कुल 79,530 करोड़ रुपए की रहेगी, तो 40% जो है वो डिक्रीज हुआ है। इसी तरह मैंने कहा जो ये आपकी एग्रीकल्चर अलाइड्स है उसमें मैंने आपको बताया उसमें भी कोई नहीं। जो उम्मीद थी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें, किसान के लिए कुछ नहीं है और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। और स्लैब जो है हाँ, जो स्लैब जो आम आदमी कह रहा था भाई इनकम टैक्स की बढ़ोतरी होगी 2.5 से 5 होगा, वो कोई नहीं, वो सिर्फ एक वो उन्होंने क्या उतना का उतना रखा है। 2.5 से जो 5 था 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से लेके 10 तक 15% ऐसे उन्होंने रखा है। लेकिन जो आम जो है 2.5 लाख की जो उम्मीद कर रहे थे, सामने देखो क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, टैक्स की एग्जम्पशन की जो उम्मीद थी वो भी नहीं गई। तो किसी भी वर्ग में ये नहीं है, वो कहते हैं ना खोदा पार निकली चुईया। जो उम्मीद थी बजट से, तो बड़ी बड़ी क्लेम करे जाते कि बहुत अच्छा बजट आएगा कोरोना काल में, केवल इवन जो स्वास्थ्य हेल्थ में भी वो बजट की कोई नहीं है इन्फ्लेशन से ज़्यादा, जो कि अब बहुत ज़्यादा जरूरत थी कोरोना की वजह से हेल्थ में बजट में। तो ओवरऑल ये बिल्कुल निराशाजनक और निरस और आंकड़ों का खेल है। सर आपको क्या उम्मीद थी सर? हमारे को उम्मीद थी किसान को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, गरीब आदमी आम आदमी के जो है ना ऐसी स्कीम देंगे जब पैसा उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। जैसे मनरेगा में बहुत बड़ा इंक्रीज करेंगे, मनरेगा का रेट बढ़ाएंगे ताकि आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर आए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट क्या और बल्कि जो प्रॉफिट मेकिंग वो है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी इंश्योरेंस है, उनको FDI में दे दिया, उनको तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया जो प्रॉफिट मेकिंग होती। तो ये मतलब कोई ऐसा कदम नहीं है जो हम सराह सके। सिर्फ एक भाई 1 नेशन 1 राशन के सिवाय कोई ऐसा कदम नहीं है जिसको हम इसकी सराहना कर सकें। सर किसान आंदोलन का असर भी इस बजट में देखने को मिला। सरकार ने ये कहा कि APMC के लिए भी वो अलग से फंड रेज कर रहे हैं, और इसके अलावा ये कहा गया है कि MSP की में तक हम MSP देने का प्रयास करें। नहीं, इनका वायदा था C2 पे 1.5 गुना का इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसको उनको एक बता रहा हूँ बल्कि लागत बढ़ा दी भाई आपने। फर्टिलाइजर की सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल में इतना भाव बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड्स में बढ़ गया, लागत बढ़ गई, आमदनी तो घटी है किसान की, बढ़ाने की तरफ कोई कदम नहीं। किसान जो बैठे हुए हैं धरने पे, तो कहीं ना कहीं उनको रिझाने का एक प्रयास हम कह सकते हैं, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो APMC पे भी सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है और MSP को भी लेकर के प्रावधान रखा है। तो APMC तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट करते हैं एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करता है, सेंटर कोई मतलब नहीं उससे। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एडेड स्कीम होती है उसमें कोई होगा, उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं आया है सेंट्रल एडेड स्कीम में भी। और हरियाणा में तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है APMC का। तो या तो ये इसमें कानून अपने वापस लेते
लेकिन कुछ भी कदम ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो किसान की मदद करने वाला। 1000 ई-मंडियाँ बनाने की बात। मंडियाँ बनाए, मंडी तो बनेगी, वो तो स्टेट के सब जगह बनी हुई है, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, ऐसा कोई दर्शाया नहीं है जो किसान को या आम गरीब आदमी को लाभ पहुँचाए। सर, सरकार कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट अब की बार रखी गई है, जिससे कि रोजगार में बहुत ज़्यादा सर्जन होगा। मनरेगा की बढ़ाते ना, गरीब आदमी का मनरेगा का रेट बढ़ाते तो मैं कहता हूँ भाई मनरेगा में इंक्रीज की है, रेट तो बढ़ाया पेट्रोल का, डीजल का पहले ही बहुत था और टैक्स लगा दिया, तो कोई ऐसी राहत कोई नजर नहीं आ रही। मैंने कहा नीरस बजट है, निराशाजनक है, जो उम्मीद थी उसके ऊपर खड़ा नहीं। अच्छा, आप इसको कैसा देखते हैं? आप ही सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि 100 स्कूल खोले जाएंगे, सैनिक स्कूल, और प्राइवेट पार्टनरशिप में खोले वो जाएंगे। तो ऑलरेडी खोले हुए हैं स्कूल, तो प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी कामयाब मैं समझता हूँ इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। ये तो फिर प्राइवेटाइजेशन, तो फिर सैनिक स्कूल को भी प्राइवेट उसमें हाथ में दे दोगे आप, तो फिर क्या होगा? अभी घोषणा होगी कितनी उसमें क्या होगा, लेकिन ये तो सरकार का काम है, लेकिन जो ओवरऑल जैसे मैं कहा किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। एक सर, स्टेट्स के बारे में और तो कहीं नहीं कहा गया, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ घोषणाएं की गई कि रोड बनेंगे या इस तरह की चीजें, तो क्या आपको लगता है चुनाव को लेकर ही सारा सिस्टम? नेचुरली वहाँ चुनाव है, रोड स्टेट को नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती है, वो तो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती है, वो सारी देश में बनती है। साहब 30 जनवरी को जर्नलिस्ट चाहे हरियाणा बैकग्राउंड का हो चाहे बंगाल बैकग्राउंड का हो, निष्पक्ष जर्नलिज्म होना चाहिए और जर्नलिस्टों पे कोई इस किस्म का दबाव नहीं डालना चाहिए जो तो निष्पक्ष खबर ना दे सके। सर, क्योंकि अब ये एक बार फिर से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ऑफर किया, जो सर्वदलीय बैठक थी, और ये कहा कि किसानों से हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं और दोबारा से बातचीत हो सकती है, तो उसको लेकर क्या है? मैं समझता हूँ ये कदम आगे बढ़ना चाहिए और बातचीत के द्वारा समाधान निकालना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। इतने दिन से बैठे हैं, वाकई ये जो कानून जो हैं ये किसानों के हित में नहीं है, तो इनको वापस ले या किसानों से बातचीत करके इसका समाधान निकालें। आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई इस चीज को लेकर? नहीं, मेरी नहीं हुई। तो एक सर, प्रधानमंत्री जी या कोई भी कृषि मंत्री कोई बुलाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। सर, मेरी कोई मुलाकात। गाजीपुर बॉर्डर पे राजनीतिक दल लोग बहुत पहुंचने लगे हैं, चाहे उसमें अभय सिंह चौटाला हों, सुखबीर बादल हों, या आप पार्टी के लोग हों, दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ गए। तो कुछ लोग ये आरोप लगा रहे कि इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोग अब मंचों पे जाना शुरू। ऐसा है, कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है, आंदोलन का किसान कर रहे हैं। समर्थन है कांग्रेस का है, दीपेंद्र हुड्डा केवल गाजीपुर नहीं गए, दीपेंद्र हुड्डा टिकरी भी गए, दीपेंद्र हुड्डा आपका संगम भी गए हैं, सभी जगह गए हैं, बस्ताड़ा भी गए हैं, मैं भी गया हूँ। जिस तरह से सुखबीर बादल भी पहुंच गए, अभय सिंह चौटाला भी पहुंच गए, आप पार्टी भी पहुंच गई। मैं गए, ठीक है, फिर क्या बात है उसमें? है मैं समर्थन दे रहे हूँ, समर्थन सबका है, क्योंकि ये किसान के हित के कानून नहीं है। बाकी हमने राजनीतिक लाभ के लिए कोई कार्य नहीं किया, ना उसका किया, हम तो इसलिए मांगूंगा समर्थन है। मैं जानता हूँ ये किसान के हित के कानून नहीं है। अच्छा, अभय चौटाला ने जिस तरह से रिजाइन किया, क्या कांग्रेस में भी इस तरह की कोई बात चल रही है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की? इससे तो सरकार मजबूत होगी, इससे सरकार मजबूत होगी, हम लोग कॉन्फिडेंस आता है, एक वोट तो कम होगी हमारी। और वैसे भी जब जो प्रजातंत्र में असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, वहाँ लोग चुन के भेजते हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनके हित की लड़ाई लड़ने के लिए, पीठ दिखा के भागने के लिए नहीं। लड़ना ही चाहिए वहाँ, वहाँ लड़ोगे तो ही पता लगेगा ना। दबाव वहीं बनेगा, दबाव पार्लियामेंट में बनेगा, दबाव असेंबली में बनेगा। सर, इस किसान आंदोलन के चलते वो अलग है, किसी भाई की जो है राजनीतिक की खिंची हुई हो तो उसकी तलाश में तो कुछ कदम लेते हैं, तो मैं कोई इस बारे में कोई वो नहीं कहना चाहता। सर, एक किसान आंदोलन विधायक दल के नेता हैं, तो हरियाणा में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका इन धरना स्थलों पे जाने का कोई प्रोग्राम गए हमारे जहाँ गए हैं, और जो कार्यक्रम होगा आपको बताएंगे। सभी हमारे विधायक
अलग अलग जगह जब भी मिला है उनको क्या पूरी पार्टी का समर्थन है भाई। 3 तारीख को विधायक दल की बैठक है, तो क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा डिस्कस करेंगे, अपने विधायकों से डिस्कस करेंगे कि आने वाले उसमें क्या होगा, उनसे बात करके फिर पार्टी में उनका व्यू रखेंगे, फैसला करेंगे क्या करना है। जैसे वहाँ पर कुछ बिल ड्राफ्ट करेंगे जो इन कानूनों को रोक के APMC में कुछ रूल्स में अमेंड करने की बात कराएंगे, ताकि कोई MSP से कम खरीद करे तो उसको सजा का प्रावधान हो। पेनल्टी का तो पहले था, लेकिन पेनल्टी की जगह सजा का प्रावधान हो। ऐसी बातें सारी हम करेंगे। जो आंदोलन चल रहा है इसका भी डिस्कस करेंगे और अपने साथियों से सलाह करेंगे क्या वो करेंगे। सर, एक स्थिति अब जहां आंदोलन